गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, राइट? ई में थे। और मैंने आपको बताया था ई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और उसकी मैंने F/Q लिखा था। और यहीं से फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई लिखा था। और एक चीज ये बताई थी, इस फोर्स की बात कर रहा था। इस फोर्स को लिखने के मैंने दो मेथड्स बताई थी तुम्हें ना, याद है? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q इंटू ई आया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो फोर्स पैरेलल होगा ई वेक्टर के, अगर Q पॉजिटिव हो। और फोर्स एंटी पैरेलल होगा ई वेक्टर के, अगर Q नेगेटिव हो। और एक चीज मैंने और बताई थी कि इस मेथड में Q इंटू ई जब लिख रहे हो तो फिर तुम्हें Q को सिर्फ क्या करना है, प्लस लिखना है, बस हो गया। और दूसरा तरीका मैंने बताया था, सीधे सीधे तुम फॉर्मूला यूज कर लो ना, F=Q इंटू ई। ये पूरा फॉर्मूला यूज कर लो। और यहाँ पे जो Q आएगा अब विथ साइन आएगा। यहाँ पे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे थे। फाइनली एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। ई वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, पहली बात। F=Q इंटू ई होगा, जिसको आगे चल के मैं बहुत यूज करूंगा। उस फोर्स को लिखने के दो तरीके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और दूसरा मैंने कहा कि पूरा आप Q इंटू ई इस फॉर्म में लिख लो, बस हो गया। ये कर लो। अब एग्जाम्पल देखो इस पे। एक तो पहले सिंपल सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, और मान लो वो 10 न्यूटन पर कूलम है। अब अगर तुम यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रखते हो मान लो, तो मैंने तुमसे बोला था ना कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसका मतलब इस पे इधर को फोर्स लगेगा, क्यों? और वो कितना होगा? Q इंटू ई। और Q और E करोगे तो 20 न्यूटन आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे तुम -3 कूलम चार्ज रखते हो, तो मैंने तुमसे बोला था ना, नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नहीं है, नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस पे इधर को फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? वही अगेन Q इंटू ई लगेगा, क्यों? Q इंटू ई। लेकिन अब के Q को 3 ही लिखोगे, हाँ ध्यान रखना। Q को 3 इंटू ई का मतलब 10, तो 30 न्यूटन लगेगा। पहले ये बताओ, ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया? जो सी नहीं आया बता। ये छोटा सा एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता जो है। ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं दूसरा। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, और वो दे रखा है 4 न्यूटन पर कूलम। और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है 2 कूलम का। वैसे एक बात बता दूं कि कूलम ना एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। मतलब 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। वो तो मैंने कैलकुलेशन के लिए तुम्हें वो कर दिया है।
मतलब ये काफी हद तक वैसे ही हो गया ना, जैसे टन है जो है, टन एक बहुत बड़ी यूनिट है ना। अब मान ले मैं मच्छर का तेरे को जो है, हाँ जैसे मच्छर का वेट टन में दे दूं कि मच्छर का वेट इतना टन है बेटा जो है, तो समझ में आ गया। टन जैसे एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, वैसे कूलम भी क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। वो जस्ट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने दिया है कि मान लो ये -2 कूलम का चार्ज है और इसका मास 2 kg है, और इसको मैं इधर को 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देता हूँ, और इसका पोस्टमार्टम करना है, बस हो गया। अब एक बात बताओ कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, इसका मतलब इधर को फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स इधर लगेगा तो एक्सीलरेशन भी इधर ही आएगा। और एक्सीलरेशन कितना होगा, F/m या फिर QE/m, राइट। और Q हमारा था 2, E था 4 और M था 2। इसका मतलब इधर को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने का एक्सीलरेशन हो गया। अब एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उससे फोर्स भी कांस्टेंट आएगा, तो उससे एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। क्यों, एक्सीलरेशन भी अगर देखोगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में तुम जानते हो V = U+AT इक्वेशंस लगा सकते हैं बस हम। क्यों, V = U+AT इक्वेशंस लगा सकते हैं, लेकिन अगर 1D मोशन है तो प्लस और माइनस साइन के साथ, और अगर 2D या 3D मोशन है तो फिर या तो कंपोनेंट्स करके और या फिर वेक्टर मेथड से। क्यों, हाँ, या तो कंपोनेंट्स करके या फिर वेक्टर मेथड से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इधर को 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और इधर को इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहले इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। क्यों, इस टाइप का चलेगा ना। और नॉर्मली हम लोग ये डायरेक्शन प्लस लेते हैं और ये डायरेक्शन माइनस लेते हैं। इसका मतलब u को तुम लिख सकते हो +6 और a को लिख सकते हो -4। ऐसा यूनिट में, हाँ, लेकिन ध्यान रखना। और उसके बाद आराम से इक्वेशन लगाओ, V = U+AT, S = UT+12AT², V² = U² + 2as। ये लगा लो। लेकिन बच्चों वाली बात है, अगर मैं ये वाली इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ, S = UT+12AT² इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो S मुझे कहां से मेजर करना होता है, बताओ। इस इक्वेशन में S कहां से मेजर करना होता है, जहां पे वो t = 0 पे रहा होता है। क्यों, S = 0 तुम यहां से मेजर करोगे। क्यों, यहाँ पे तुम S को क्या लोगे, S को 0 लोगे, बस हो गया जो है। ये हो गया। अब इससे इधर है तो S की वैल्यू प्लस, और अगर इसके इधर हो तो S की वैल्यू माइनस। अब बताओ कोई डाउट है तो बोलो बेटा इसमें, बताओ कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है इस वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब के मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस दे दे रहा हूं, ग्रेविटी फ्री स्पेस। इसका मतलब तुम्हें वेट वगैरह नहीं कंसीडर करना है, ध्यान रखना। ग्रेविटी फ्री अगर दे रखा है तो वेट वगैरह कंसीडर नहीं करना है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, और इस E की वैल्यू
4 न्यूटन पर कूलम है, और अगेन वही -2 कूलम का चार्ज, जिसका मास भी 2 kg है। इसको तुम यहां से 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो, और 47 डिग्री पे, 37 डिग्री। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है तो नेगेटिव चार्ज पे नीचे को फोर्स लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पे है तो नेगेटिव चार्ज पे नीचे को फोर्स लगेगा। फोर्स नीचे है तो फिर एक्सेलेरेशन भी नीचे ही आएगा ना। हाँ, फोर्स नीचे है तो एक्सेलेरेशन भी नीचे ही आएगा। तो ये बताओ, इसका जो एक्सेलेरेशन होगा नीचे को आएगा, और वो कितना होगा बताओ? QE/m के इक्वल होगा ना। QE/m के इक्वल होगा। Q लिखोगे यहाँ पे 2, -2 नहीं लिखोगे, ध्यान रखना बेटा, जो है -2 नहीं लिखोगे। Q को लिखोगे 2, E को लिखोगे 4, M को लिखोगे 2। तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस हो गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कुछ इस टाइप से चलेगा। क्यों? ऐसे चलेगा। बस हो गया, ये कर लो। और फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये रेंज लेनी है, ये वाली रेंज केवल, तो फिर तुम लिख लोगे R इक्वल टू U² sin 2θ अपॉन G आता था ना, G आता था, लेकिन यहाँ पे G ना आके क्या आएगा बताओ? A आएगा, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ये कर। और यहाँ पे थीटा को लिख लोगे 37 डिग्री, ए को लिख लोगे 4, और मेरे ख्याल से यू भी कितना आ रहा था बेटा? यू 10 था, यू को लिख लोगे 10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उससे जो फोर्स बनेगा और एक्सीलरेशन बनेगा वो भी कांस्टेंट आएगा। अगर 1D मोशन है तो फिर तुम प्लस माइनस साइन के साथ v इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हो। अगर 2D या 3D मोशन है तो या तो प्रोजेक्टाइल मोशन लग जाएगा उसमें, या कंपोनेंट्स करोगे, और या फिर v इक्वल टू यू प्लस AT किस फॉर्म में लिखोगे बताओ? जो है वो तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप में, ऐसे करोगे। इतना किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले एंड ग्राफ्स। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले एंड ग्राफ्स। ई के कह रहा हूं, ध्यान रखना। और बेसिक डेफिनेशन मत भूलना बेटा, जो है समझ गया ना। बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल भी मत भूलना। क्या? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगता है उसको हम ई कहते हैं। अब सबसे पहली बात चलती है, ई फाइंड करने की दो मेथड्स होती हैं। मेथड 1, एक तो डेफिनेशन से चले जाओ ना, फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ई जो वेक्टर होता है वो F/Q होता है। क्यों? एक तो ये हो गया, यहां से डेफिनेशन से निकाल लेंगे। मेथड 2 भी एक होगी ना, अगर तुम देखोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
उसको डिफरेंशिएट करके भी तो होता है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके भी तो आता है कि नहीं आता? बताओ, ये बताओ। मेथड 2 क्या हो सकती है? डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये कह लो। लेकिन इस वाली मेथड में v के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, तभी तो कर पाओगे। नहीं होता। इस वाली मेथड में क्या हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ v, एक्सप्रेशन ऑफ v ये नोन होने चाहिए, कह लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ई वेक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो बिल्कुल डेफिनेशन पे चले जाओ, और या फिर अगर v का तुम्हें एक्सप्रेशन मालूम है तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालो, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं है, वो हम निकाल चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंट चार्ज। पहला फॉर्मूला चल रहा है पॉइंट चार्ज का। ये बताओ कि अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां से मेरे को r डिस्टेंस से निकालना E कितना होगा। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो E होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं तो उस पर फोर्स इधर को लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ बेटा, ये बताओ। फोर्स ऑन +1 कह दे रहा हूं मैं, ये बताओ इधर को आएगा कि नहीं आएगा? और वो कितना होगा? KQ1/r²। कोई डाउट है तो बताओ बेटा जी। डेफिनेशन क्या होती थी जरा बताओ? जो है डेफिनेशन होती थी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पे फोर्स, तो +1 पे फोर्स उधर को लगेगा नहीं लगेगा? बताओ जो है। तो ये हो गया। और अगर मान लो ये -Q होता और मुझे यहां पे निकालना होता, तो अब के यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर को लगता। क्यों? फोर्स ऑन +1 कह लो, वो इधर को लगता कितना? KQ1/r²। तो एक तरीके से कितना आ गया बताओ? जो है KQ/r² आ गया, लग रहा होगा तुम्हें। KQ/r²। क्यों? ईशान बता, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल बेटा। जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता, बिल्कुल डेफिनेशन से निकाल रहा हूँ बेटा। जो है ये हो गया, ये आ गया। अब मैं रिजल्ट लिख देता हूँ फिर। इसका मतलब क्या हुआ कि E का जो फॉर्मूला आया वो KQ/r² आया। ये तो लेकिन मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो सुनो, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज है। देखो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो देखो टुवर्ड्स द चार्ज है। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ बेटा। जो है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ई की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो टुवर्ड्स द चार्ज है। तो डायरेक्शन के लिए तुम ये कह सकते हो, अगर +Q है तो अवे आ गया, और अगर वो -Q है तो वो टुवर्ड्स चार्ज हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक भी समझ में आ गया होगा। ये हो गया। और मैग्नीट्यूड का अगर मैं ग्राफ देखूं तो एक बात बताओ, कि अगर R टेंडिंग टू इंफिनिटी हो
तो तुम्हें E टेंडिंग टू 0 दिख रहा होगा। बताओ, देखो जरा, अगर R टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो E टेंडिंग टू 0 होगा, और अगर R टेंडिंग टू 0 है तो फिर E टेंडिंग टू इंफिनिटी आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये हो गया। इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करूं तो तुम्हें लग रहा है ये ऐसे बनेगा? ये बताओ, ये ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, हाय, ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ E वर्सेस R ग्राफ तुम्हें इस टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ जो है। तो ये हो गया, बस हो गया, ये कर। लेकिन ये तो E को रिप्रेजेंट करने की फर्स्ट मेथड है। अगर तुम देखोगे तो ये E के लिए क्या है बताओ, ये फर्स्ट मेथड है कि मैंने मैग्नीट्यूड अलग दिया है और डायरेक्शन अलग दी है। नहीं, बताओ, मैंने मैग्नीट्यूड अलग दिया है, बेटा एक बात बता तू, ले ईशान बेटा, अब मैं जरा हर्षवर्धन की बात भी कर देता हूँ और ईशान की बात कर देता हूँ, ईशान की बात भी कर देता हूँ। पहले ईशान की बात सुन लो। बेटा एक बात बता, तू ये बता कि अगर ऐसे होगा तो वो कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई करेगा? जैसे ये वाली कंडीशन को देखेगा, देख यहाँ पे अगर मैं R को टेंडिंग टू 0 करूं तो देख E टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये ईशान बता बेटा जो है, ये बता, R टेंडिंग टू 0 करो तो E टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है, और अगर इधर देख R टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो E टेंडिंग टू 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये बता। तो बस हो गया, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा बेटा जो है। ये तो हो गया इसकी बात। अब हर्षवर्धन की बात चल, अब हर्षवर्धन की बात चलो। बेटा ये बता कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, मान ले, इसमें तेरे को x की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ x। क्या तेरे को लग रहा कि इस पे किसी नीट या जेई में कोई क्वेश्चन आएगा? इस क्वेश्चन बता जो है, हर्षवर्धन, तेरे को लग रहा है कि इसमें नीट या जेई में कभी क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या, हाँ, लेकिन क्या जो है इसके बिना तू पढ़ सकता है मैथ्स या फिजिक्स? ये बता, इसके बिना जो है तू मैथ्स या फिजिक्स पढ़ सकता है? ये बता बेटा जो है। अब तू समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तेरे समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ जो है। समझ गए? हाँ, तो बस तू भी पूछ ले। हाँ, उज्जवल तू भी पूछ बेटा जो है, तू भी पूछ, पूछ ले, तू भी पूछ, पूछ। हाँ, ये तूने लॉजिकल पूछा। एक्चुअल में क्या है ना बेटा, सुन, अगर y इक्वल टू 4/r है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर y इक्वल टू 4/r² है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ वैसा ही होगा लेकिन वो जल्दी ड्रॉप करेगा, मतलब ऐसे समझ ले कि वो ऐसे हो जाएगा। अब बता, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक जैसा ग्राफ बनेगा लेकिन वो जल्दी ड्रॉप करेगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बता जो है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं अगर r को डबल करूंगा तो y की वैल्यू हाफ रह जाएगी, और अगर मैं यहां पे r की वैल्यू डबल करूंगा तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ जल्दी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बता नीचे। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा? ये ग्राफ जल्दी नीचे गिरेगा। जैसे इसमें तो मैं लिख सकता हूं कि y प्रोपोर्शनल टू
1/r लिख सकता हूं, लेकिन इसमें मैं क्या लिखूंगा बताओ, y प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे लिखूंगा बच्चों। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केवल यही वाला होता है, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केवल ये वाला होता है, बाकी का उसी टाइप का होता है, बस हो गया, उसी टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहते। ये हो गया। अब चलते हैं मेथड 2 में। अब तुम ई को पूरे वेक्टर फॉर्म में ही लिख दो ना, नहीं बताओ, ई को पूरे वेक्टर फॉर्म में लिख दो बस, ई इन वेक्टर फॉर्म। और इनिशियली मैं मान लेता हूं कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लेट क्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ई की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। अब इसको फिगर में देखो कैसे। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर Q नेगेटिव होगा तो फिर टूवर्ड्स चार्ज हो गया। जैसे सपोज करो यहां पे Q रखा हुआ है और मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। अब मेरे को एक बात बताओ कि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर को था या नहीं था, बताओ बेटा। ये बताओ, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी या नहीं थी, बताओ जो है, ये थी। और ये वाला जो वेक्टर हुआ, ये वाला वेक्टर जरा बताना, आर पी माइनस आर क्यू बनेगा ना, ये आ गया, आर पी माइनस आर क्यू बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेटा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तेरे को देखना पड़ेगा फिर, ऐसा होता है ना, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है बेटा जी। नहीं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है बेटा जी। इसका मतलब क्या है कि अगर Q पॉजिटिव है तो फिर जो E एट P है वो एलोंग किधर को होगा, एलोंग होगा आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर। और अगर Q नेगेटिव है तो फिर E एट P किधर को होगा, ये होगा एलोंग माइनस ऑफ आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है। ये हो गया। तो मैं इन सारी बातों को एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब कर देते हैं, तुम्हें याद होगा, याद है बेटा, नीचे क्यूब कर देते थे जैसे मैंने फोर्स में बताया था, आर क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे आर पी माइनस आर क्यू, ये हो गया, हो गया।
और इसी से जरा एक चीज देखो, अब तेरे से मैंने क्या बोला हुआ है, तूने बेटा ईशान तूने वो पढ़े नहीं, फिर तूने मेरे को लगता है एफएक्यूज अच्छी तरीके से पढ़े नहीं है जो है ना। हाँ वो समझ गया ना, मैंने तेरे को क्या बोला बेटा जो है, मैंने तेरे को ये बोला हुआ है कि तू बस फिर थ्योरी एक ही जगह से पढ़ा कर बस हो गया। तेरे को थ्योरी ऐसा नहीं 10 जगह पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर, क्योंकि दूसरे का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हाँ एनसीईआरटी कंफ्यूज करती है जो है, ये कह लीजिए बेटा। ये नजीम डेमो क्लास जो है ना, जो नए नए टीचर्स होते हैं वो डेमो क्लास लेते हैं बेटा जो है, समझ गए ना, जो नए नए टीचर्स होते हैं ना वो लेते हैं डेमो क्लास बेटा जो है। यहाँ पे डेमो क्लास कुछ नहीं चल रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6ठा लेक्चर चल रहा है बेटा जो है, और 5 लेक्चर्स ऑलरेडी जो है यूट्यूब में डाल चुका हूँ मैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे डेमो वगैरह कुछ ऐसी नहीं चलती बेटा कोई भी क्लास, 5 लेक्चर्स ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं बेटा जो है। अब इसमें क्या है देखो, इसमें जो क्यू है इसको लेकिन विथ साइन रखोगे, हाँ ध्यान रखना बेटा जो है। नहीं है, इसमें तुम क्यू को क्या रखोगे बेटा जो है, विथ साइन रखोगे, ठीक। रीजन क्या है देखो, अगर क्यू प्लस है, उज्जवल ने सही आंसर दे दिया, एक्स डी का मतलब क्या है बेटा जो है, अगर क्यू प्लस है तो इसका मतलब जो ई पी हो गया वो अलोंग आर पी माइनस आर क्यू हो गया। और अगर क्यू नेगेटिव है तो फिर जो ई पी हो गया वो अलोंग माइनस ऑफ आर पी माइनस आर क्यू आ गया। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बता। ये तो नजीम तेरे समझ में आ गई बेटा बात, तेरे समझ में आ गई बात। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर से, हाँ सुनो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला, अगर मैं फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, हाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो उसके दो तरीके होते हैं बेटा जो है। इसमें मेथड 1, अभी ये वाला देख ले तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा दिवांश, ये देख लेगा तो रिवीजन में तेरे समझ में आ जाएगा बेटा जो है। सुन, मेथड 1 क्या होती है कि तूने मैग्नीट्यूड लिखा क्यूई, डायरेक्शन लिखी, ई की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है और माइनस ई की डायरेक्शन में अगर नेगेटिव चार्ज है। ये बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, बताओ जो है। फोर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये हो गई कि मैग्नीट्यूड तुमने लिखा क्यू इंटू ई, डायरेक्शन के लिए तुमने क्या किया, ई की डायरेक्शन में अगर क्यू पॉजिटिव है और माइनस ई की डायरेक्शन में अगर क्यू नेगेटिव है। और मेथड 2 क्या होती है, तुम सीधे क्यू इंटू ई लिख दो, क्यों, ये कह लो। लेकिन यहाँ पे क्यू को क्या रखोगे आप, अब विथ साइन रखोगे। जबकि ऊपर वाले में क्यू क्या रखोगे बताओ जो है, ऊपर वाले में क्यू केवल पॉजिटिव आएगा बस हो गया। एक तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा क्या था। दूसरा,
ई को निकालने के भी मैंने दो मेथड्स बताई तुम्हें। नहीं है, ई को निकालने के भी तो दो मेथड्स बताए कि नहीं बताए, बताओ जो है। मेथड वन क्या था बताओ जो है, एफ बाई क्यू कर दो, मतलब डेफिनेशन से, क्यों। और मेथड टू मैंने बताई कि v को डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट v। बता देना किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा जो है। ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं और इसके ई की बात करूं, पॉइंट चार्ज के ई की बात करूं, तो फिर अगेन इसमें दो मेथड बताई। ऐसा तुम्हें टीचर कोई मिलेगा हर चीज की दो दो मेथड बता रहा है बेटा, ये बताओ जो है। क्यों नजीम, ये बता, तेरे को ऐसा कोई आज तक टीचर मिला बेटा, ये बता जो है, हर चीज की दो दो मेथड बता रहा है जो है। हाँ, तो मेथड वन, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ देवांश, मेथड वन मैग्नीट्यूड क्या करोगे बताओ जो है, मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन पे आ जाओ, अवे फ्रॉम चार्ज होगा अगर पॉजिटिव चार्ज हो, और टूवर्ड्स चार्ज होगा अगर नेगेटिव चार्ज हो। नहीं होता, अवे फ्रॉम चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज होगा। मेरे से पता है एक क्या कह रहा था जो है ना, चलो अभी बाद में बताऊंगा, हाँ दूसरी बात बाद में बताऊंगा। अब मेथड टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैंने क्या फॉर्मूला दिया बेटा, बताओ जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का फॉर्मूला दिया के क्यू अपॉन आर क्यू, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, इतना किया है हमने। बताओ किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा। लेकिन इसमें अब जो क्यू रखोगे वो विथ साइन रखोगे। ये कहते हो, देखो जरा एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लो। अगर कोई डाउट है तो बता दो। अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी है, अभी तक हमने ये पढ़ा है बेटा जो है। ये हाँ, एक चीज और पढ़ी थी, और वो ये पढ़ी थी कि इस मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ था, ये और पढ़ा था हमने, क्यों। इस मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ था वो ऐसे बना था, इधर ई लिया था और इधर हमने आर लिया था, ये था। और उज्जवल को जो कंफ्यूजन था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसमें, मेरे ख्याल से वो भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों का ग्राफ एक जैसा तो होता है, नहीं है, दोनों का ग्राफ एक जैसा तो होता है, लेकिन दूसरा वाला वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है जो है, उसमें थोड़ा जल्दी गिरता है जो है, एकदम से जल्दी गिरता है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल में। वो जो फोर्स वाले एग्जाम्पल थे ना, वो सारे यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं बेटा जो है। फोर्स वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे रिपीट हो जाते हैं। मैं एक बार थोड़ा जल्दी से रिवीज वो कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो ये क्यू है, ये -2 क्यू है, और ये क्यू है, और तुम्हें इस जगह पे नेट ई निकालना है। ये भी ए है, ये भी ए है। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये यहाँ पे अवे देगा, ई देगा मान लो। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अवे देगा, ई देगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ ये यहाँ पे किधर को देगा और कितना देगा बेटा, बताओ ये यहाँ पे किधर को देगा और कितना देगा। हाँ, ये टुवर्ड्स द चार्ज देगा, और कितना देगा ये भी बता दो मेरे को, तब मानू बात में। बताओ ये कितना देगा बेटा जो है, बताओ ये यहाँ पे कितना देगा बेटा जो है। हम्म, ये यहाँ पे एक्चुअल में ई ही देगा बेटा जो है। अब रीजन बताता हूं क्यों, रीजन बताता हूं क्यों बेटा जो है। ई का जो फॉर्मूला था वो के, हाँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। अब ये बताओ यहाँ पे जो चार्ज है ये तो डबल हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ चार्ज तो हो गया डबल, लेकिन डिस्टेंस कितने टाइम्स हो गई है बताओ। डिस्टेंस हो गई है √2 टाइम्स। तो अल्टीमेटली जरा देखना वो ई रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ ईशान, बता बेटा जो है। डिस्टेंस तो हो गई है √2 टाइम्स, लेकिन चार्ज साथ में डबल हो गया बेटा जो है, तो इसका मतलब ई रह जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, ये ई और ये ई 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो इनका यहाँ को √2e होगा। और लास्ट में √2e और ये e, इसका मिला के नेट इधर को आएगा, क्यों नेट इधर को आएगा। और कितना होगा बताओ जो है, नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2e माइनस ई, क्यों √2e माइनस ई। और यहाँ पे जो ई की वैल्यू रही थी वो हमने इसकी वजह से माना था बेटा, ये ध्यान रखना, इसकी वजह से ई माना था। तो इसका मतलब ये आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बोलो। यो, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो देवांश को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो सुन लो क्या है कंफ्यूजन। अरे देवांश तू भी जोशी, उज्जवल तू भी जोशी, जोशी जोशी। किशोर कुमार का एक गाना है बहुत बढ़िया, तुमने वो जरूर सुनना, तुम दोनों के दोनों जरूर सुनना बेटा जो है। हमरा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है, बहुत बढ़िया किया उसने जो है। वो गाना सुनना जरूर, दोनों के दोनों जरूर सुनना बेटा जो है। और उसमें प्राण एक होता था हमारे टाइम पे एक्टर, उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है ना। तो ये जरूर सुनना तुम जो है। तो अब सुनो कंफ्यूजन क्या है बेटा जो है। एक्चुअल में देवांश क्या है ना, इससे पहले हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे बेटा जो है। जैसे ये मान लो Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है। तो मैं तुझसे पूछता था कि यहाँ पे बता फोर्स कितना है, इस चार्ज पे फोर्स कितना है। तो तू उसमें लगाता था अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला कंसेप्ट। तूने बीच में बोला था ना अट्रैक्शन बोला था बेटा जो है। समझ में आ रहा है, बता वहां पे मैं तेरे से ये पूछता था कि ये फोर्स कितना है इस पे जो है, तो तू अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला कंसेप्ट लगाता था। अब के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब के ये क्यू था, ये क्यू था और ये क्यू था मान लो। मैंने तेरे से ये पूछा कि यहाँ पे ई कितना है, मैंने फोर्स नहीं पूछा। मैंने तेरे से ये पूछा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट दूसरा हो जाता है, यहाँ पे लगता है या तो अवे होगा या फिर टूवर्ड्स होगा। बता कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा, दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, बता बेटा। फोर्स एक अलग चीज है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज है, नहीं है। फोर्स में तुम कंसेप्ट लगा लोगे अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगाओगे कि वो या तो चार्ज से अवे होगा और फिर या क्या होगा, चार्ज को क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये डिफरेंस है दोनों में जो है, तो कंफ्यूज मत हो ना इससे जो है। अच्छा, वो एक अलग बात है कि मान लो तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो फिर उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और क्यू ही लगेगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो फिर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा और क्यू ही लगेगा। बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बताओ जो है। कंसेप्ट क्लियर है कि तुमने अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया बेटा जो है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और फिर तुम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ये है क्या, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बेटा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। सारे के सारे फोर्स वाले क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बस डिफरेंस ये होगा कि फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंसेप्ट लगेगा और यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज और टूवर्ड्स द चार्ज। ये कहना है, ये मान लो Q है, ये माइनस क्यू 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 और Q ले लेते हैं चलो। और तुम्हें यहां पे E निकालना है। ये A है, ये कह लो। अब सुनो, इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका और इसका ऐड होगा, नहीं होता, इसका और इसका ऐड होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज तो देगा अवे और नेगेटिव चार्ज देगा टूवर्ड्स, तो इनका मिला के इधर को 2 ही आएगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का मिला के ऐड होगा बेटा जो है, 2 ही आ जाएगा। उसी टाइप से इसका और इसका भी कैंसिल नहीं होगा बल्कि ऐड होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, ऐड होगा और वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा। ये 2 ही आएगा। नहीं बेटा, 0 नहीं आएगा, ये भी 2 ही आ गया। अब वो 2 ही और ये 2 ही 60 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पे लगे हों, तो रिजल्टेंट उनके सेंटर से पास होगा, यहां से पास होगा, और वो √3 टाइम्स 2 ही होगा। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। ये बताओ, 2 और 2 अगर 60 डिग्री पे लगे हुए हैं, 2 और 2 अगर 60 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट फिर √3 टाइम्स 2 होगा और वो यहां से पास होगा। और लास्ट में E की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा जो है, E की वैल्यू रही होगी KQ/A²। ईशान बता बेटा, डाउट तो नहीं है। क्या बता, वो तो सब ए ही होगी ना बेटा, डिस्टेंस तो। अरे बात नहीं समझ रहा यार तू, उज्जवल तेरी बात समझ में नहीं आ रही। ये यहां से ए डिस्टेंस थी, इसका भी ई आएगा और इसका भी ई आएगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है।
उसी टाइप से ये क्यू चार्ज है, तो इसका भी ए आएगा और उसका भी ए आएगा, ये कह ले जो है। अब तू बता देवांश, तेरे को क्या डाउट है, बता, तेरे को क्या डाउट है, बता तुझे क्या डाउट है। तू भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा था बेटा। देवांश पूछ ले बेटा जो है, क्या पूछना है तेरे को, बोल। बेटा एक बात बता, चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे ना। ये बता, चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये बता कि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे या नहीं होंगे। चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बता। बस हो गया, ये कह रहे। अच्छा तू मुझे एक बात और बता दे बस देवांश, तूने इस ये छठा लेक्चर चल रहा है, इससे पहले तूने 5 लेक्चर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ये 5 लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो तू ये क्लास से चले जा, पहले वो 5 लेक्चर देख बेटा जो है। ये अनसिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, समझ गए ना। अनसिस्टमेटिक वे में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए बेटा जो है। बिल्कुल शुरुआत से पहला लेक्चर देख, फिर दूसरा लेक्चर देख, फिर तीसरा लेक्चर देख, तब तेरे को सही वो होगा जो है। नहीं तो खाली तू भटकता रहेगा बेटा जो है, समझ गए ना। खाली तू इधर से उधर जो है क्या होगा, भटकता रहेगा बेटा जो है, ये कहते हैं। अब देखो अगला एग्जाम्पल, अभी मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं, पहले वेबसाइट देख पूरा बेटा जो है। एक काम कर, सबसे पहले वेबसाइट को खंगाल, वेबसाइट में एक एक पॉइंट पढ़ बेटा जो है। उसके बाद अभी मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं, डीसी पांडे चैनल करके मिल जाएगा तेरे को, उसमें सारे लेक्चर देख, एक सिस्टमेटिक वे में देख बेटा, ऐसे हैपेजर्ड तरीके से मत देख जो है, इससे कोई फायदा नहीं होगा तेरे को। अब देखो अगला एग्जाम्पल, वेबसाइट में भी मिल जाएगा, जोशी ने सही कहा, वेबसाइट में ही मिल जाएगा। और उसमें आएगा तो तारीफ भी खूब कर देना, जब देखेगा ना वीडियो, तो उसमें तू इतनी ढेर सारी तारीफ कर देना, हाँ 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 हाँ, उसमें इतनी ढेर सारी तारीफ कर देना कि ऐसा हमने देखा नहीं आज तक, ऐसा टीचर देखा नहीं, ये वो फला ढिमका, जितनी कर सकता है बेटा जो है उतनी तारीफ कर देना, बस हो गया जो है, ये ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल देख। ईशान मजाक कर रहा हूँ बेटा, कहीं तू सोचेगा सर ऐसे ही है जो है। हाँ, कहीं तू सोचेगा कि सर बड़े लंबे लंबो छोड़ू है जो है। एक और कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, देखो ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और चल माइनस क्यू कर देते हैं, तू भी क्या याद रखेगा, माइनस क्यू ले। अब सुन, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, और ये डिस्टेंस ए है, हाँ ध्यान रखना, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। अब सुनो, माइनस क्यू और क्यू का ऐड होगा, क्यों, माइनस क्यू और माइनस क्यू का ऐड होगा, और वो माइनस क्यू की तरफ होगा, क्यों, इसका मतलब इधर को टू ही होगा। बता कोई डाउट, जोशी बता बेटा कोई डाउट। माइनस क्यू और क्यू का ऐड होगा, टू ही इधर को आ जाएगा। इसी टाइप से इसका और इसका भी टू ही इधर आ जाएगा, और इसका और इसका भी ऐड होके टू ही इधर आ जाएगा, ये हो गया। अब ये बता, ये टू ही और ये टू ही, ये 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, नहीं है, ये दोनों 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा जरा बता जो है। इनका रिजल्टेंट भी टू ही होगा, और बिल्कुल सेंटर से पास होगा, हाँ बिल्कुल इनके सेंटर से पास होगा, और ये टू ही होगा। तो जरा बताओ नेट कितना हो जाएगा इसका, मतलब नेट कितना आ जाएगा बेटा, ये बताओ जो है। नेट 4 ही आ जाएगा, नेट आ गया 4 ही।
और बाय द वे ई कितना था बताओ? ई एक की वजह से था ना, ई एक की वजह से था, इसका मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना? समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये कहते हैं, मैं वो फोर्स वाले सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। अगला एग्जाम्पल, मुझे बड़ा दुख होता है सही में, अब मैं दिल की बात बता रहा हूँ तुम्हें, कि कितना मैं जबकि कहता रहता हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो अनसिस्टमेटिक वे में पढ़ लेते हैं, बस कहीं भी आ गए, है ना? वो बहुत गड़बड़ होती है बेटा जी। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा दिया हुआ है, और इसकी लेंथ एल है, और यहां से एल डिस्टेंस पे तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वही बच्चों वाली बात, मैंने तुम्हें अभी तक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं है? बताओ, मैंने तुम्हें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसको हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाऊं और एक डीएक्स की स्ट्रिप लूं, हाँ, अरे ईशान, तूने अब बस बिल्कुल, तूने जो है मेरा अब जो है दिल जीत लिया, बस हो गया, तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा जो है ना, तूने मेरा दिल जीत लिया है। तो सुन बेटा जो है, लेकिन ये बता कि उज्जवल समझ में आया ईशान ने क्यों मेरा दिल जीता, बता। उज्जवल समझ में आ गया क्यों उसने मेरा दिल जीता बेटा जो है? क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये कहते जो है। अब ये बता कि यहाँ पे छोटा सा चार्ज कितना होगा, डी क्यू कितना होगा बेटा जो है? वो लैम्डा इंटू डी एक्स होगा, और इसको मैं एज ए पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, नहीं है? इसको मैं एज ए क्या मान सकता हूं, पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। तो इसका मतलब ये वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा बता जो है? ये वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? डी ई इक्वल टू के डी क्यू। इसमें बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी क्यू यहाँ पे लेमडा इंटू डी एक्स है, क्यों? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। किसकी लिमिट्स होंगी और कहां से कहां तक होंगी, ये बताओ। 10 बार कहूंगा तब दिमाग में बैठेगा बेटा जो है, ये बताओ। किसकी लिमिट्स होंगी और कहां से लेके कहां तक होंगी, बताओ। लिमिट्स किसकी होंगी? एक्स की लिमिट्स होंगी, क्यों? एक्स की लिमिट्स होंगी, और वो यहां से स्टार्ट होंगी और वो यहां तक जाएंगी, क्यों? यहां से यहां तक जाएंगी, तो इसका मतलब एक्स की लिमिट्स होंगी एल टू, ये एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल और कराऊंगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है।
और इसकी जो रेडियस है वो r है, तो तुम्हें सेंटर पे ई निकालना कितना होगा। ईशान ने काफी हद तक सही कहा था कि फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं, उसके बाद फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाल लो, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकाल लो, लेकिन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकालना होगा ईशान। ईशान समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है। हमने पहले, तेरे को याद होगा, सेंटर में निगेटिव चार्ज रखा था बेटा जो है, नहीं है, सेंटर में निगेटिव चार्ज रखा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना होता था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे चलो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, सॉरी थीटा एंगल पे गया और डी थीटा की स्ट्रिप ली, तो यहां पे जो छोटा सा चार्ज होगा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ होगी, और लेंथ आर डी थीटा होगी, क्यों? लेकिन ये अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को देगा, और इसी टाइप का एलिमेंट तुम्हें यहां भी मिलेगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा, क्यों? अब ये वाला एंगल तुम्हें लग रहा होगा थीटा है, क्यों? अब के जरा बताओ कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और कौन से वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, बेटा ये बताओ जो है। कौन से कंपोनेंट तुम्हें लग रहे हैं कैंसिल होंगे और कौन से वाले कंपोनेंट ऐड होंगे? कॉस थीटा कैंसिल होंगे और साइन थीटा वाले ऐड होंगे, तो इसका मतलब नेट इधर को आ जाएगा, क्यों? नेट इधर को आ जाएगा, और वो कितना आएगा बेटा जो है, नेट अगर देखोगे तो नेट की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, क्यों? और कितने के लिए? हाफ रिंग के लिए। और बाय द वे डी ई कितना था? डी ई कितना था? के टी क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर। डी क्यू कितना था? लेमडा आर डी थीटा। और स्मॉल आर कितना था? वो कैपिटल आर था। और अगर मुझे हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है तो थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक लिखूंगा जरा बताओ। अगर मुझे हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है तो थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक लिखूंगा बेटा जो है, हाफ रिंग के लिए? बेटा 0 डिग्री से 180 डिग्री। ये कहते हैं 90 क्यों लिख दिया तूने उज्जवल, ये बता जो है। अपने मुंह में 10 थप्पड़ मार जो है, कम से कम। हाँ, टू करेगा तब लिखेगा बेटा जो है। तो अगर मैंने हाफ रिंग के लिए लिखा है तो फिर क्या होगा, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। -2 कूलॉम चार्ज 4 मीटर, 1 मीटर पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है, और पी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 मीटर, -3 मीटर।
अब जरा बताना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का क्या फॉर्मूला दिया है बताओ। के क्यू अपॉन आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। कोई डाउट? बताओ बेटा। -2 कूलम चार्ज वहां रखा था और मुझे पी पे ये निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि इसमें क्यू को विद साइन रखोगे, ये भी बोला क्यू को विद साइन रखोगे। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्यों? उससे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिफरेंस कितना है बेटा, जो है 3 का है, और ये वाला डिफरेंस कितना है, 4 का है। क्यों? नहीं है, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, मैंने बताया था डिस्टेंस में। अब ये बताओ 3 और 4 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जरा बताओ ईशान, बता बेटा। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। मेरे ख्याल से डिस्टेंस तो निकाल लोगे ना, डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू रख दो बस, हो गया। के का मतलब 9 इंटू 10⁹। क्यू का मतलब -2, हाँ ध्यान रखना। और डिस्टेंस का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। और तुम्हें पी में से क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, पी में से क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस करना है। पी ये है, क्यू ये है, तो 1 -4, तो -3 आएगा। -3 -1 -4 जे कैप, ये आंसर आ गया। अब चाहे तुम इसको न्यूटन पर कूलॉम कह लो या वोल्ट पर मीटर कह लो, दोनों एक ही है। अब बता दो यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो बेटा, जो है जो भी हमने पढ़ा है इसमें अगर कोई डाउट है तो वो बता दो बेटा, जो है। 10 थप्पड़ मार अपने मुंह में, फिर वापस ले ले। 10 थप्पड़ मारो और फिर वापस ले ले बेटा, जो है ना। नहीं वापस मत ले, वापस मत ले बेटा, जो है तुझे आरपी वेक्टर माइनस आरक्यू वेक्टर करना है। आरपी वेक्टर माइनस आरक्यू वेक्टर करना है, तो इसमें से ये माइनस नहीं करेगा, ये बता, जो है ये बता तेरे को अगर आरपी वेक्टर लिखना होगा। अरे मैं समझ गया बेटा, तू क्या सोचता है मेरा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है और फिर भी तू ऐसी बात करता है। ये बता, आरपी वेक्टर बना आई कैप -3 जे कैप, और आर क्यू वेक्टर ये बना 4 i कैप +j कैप। अब जरा बताना यहां से आरपी वेक्टर -RQ वेक्टर ये कितना बना, जरा देख के बता, जरा कितना बना बेटा, जो है -3 i कैप -4 जे कैप। अब जरा बता, बता उज्जवल। बस हो गया। तो तेरे को मेरे को आना ही पड़ेगा, तेरे को कैलकुलेशन के टिप्स देने के लिए बेटा, जो है कैलकुलेशन के टिप्स देने के लिए तेरे को आना पड़ेगा। तो ये आ गया -3 i कैप -4 जे कैप, ये हो गया जे कैप। अब मैं बाकी फिर तुम्हें फॉर्मूले और वो लिख रहा हूँ, सुन लो। अब चलते हैं फॉर्मूले एंड ग्राफ्स। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ई को निकालने के एक्चुअल में 2 भी नहीं 3 मेथड्स होती है बेटा।
एक तो एफ बाई क्यू से, एक डिफरेंशिएशन ऑफ वी, और एक आगे चल के हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम से बेटा जो है, फ्रॉम गॉस थ्योरम। और 99% डेरिवेशन हम लोग गॉस थ्योरम से करेंगे, समझ गए ना? 99% डेरिवेशन हम लोग गॉस थ्योरम से करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले की लिस्ट और ग्राफ दे रहा हूं। किसान समझ में आ रहा है बेटा जो है? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक तो एफ बाई क्यू से करो, एक v को डिफरेंशिएट करके करो, और तीसरा मैंने तुमसे कहा कि एक गॉस थ्योरम से भी निकलता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम बाद में पढ़ेंगे। और 99% जो प्रूफ होंगे वो गॉस थ्योरम से निकल जाते हैं। तो अभी जस्ट मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, मतलब जो है फॉर्मूले दे रहा हूँ और उनके ग्राफ्स दे रहा हूँ, ये कर लीजिए। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला चल रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, पहली बात। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब ये है ना कि पूरे का पूरा जो स्फीयर है वो चार्ज का बना हुआ है बेटा जो है, होल स्फीयर मेड अप ऑफ चार्ज। कुछ किताबों में थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। उससे कुछ ऐसा फील आता है जैसे लकड़ी का कोई स्फीयर है और उसके अंदर चार्ज को इंजेक्ट किया हुआ है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूँ बेटा मैं जो है? पूरे का पूरा जो स्फीयर है वो चार्ज का बना हुआ है। बता रहा हूँ सुन। जैसे ना तूने कई सारे प्रोटॉन्स को लाया और उसको मिला के तूने एक स्फीयर बना दिया बेटा जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ। कुछ जगह पे लिखा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज, उससे फील ऐसा आता है जैसे नॉन कंडक्टिंग का मतलब लकड़ी का एक स्फीयर है और उसके अंदर तुमने चार्ज को इंजेक्ट कर दिया है। वो नहीं है, तुम कई सारे पॉजिटिव चार्ज को लेके आए और तुमने कलेक्ट करके रख दिया, बस ये कह लो जो है, ये बनाओ। अब बता, क्लियर है कि नहीं है? सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा जो स्फीयर है वो चार्ज का बना हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये कह लो ऐसे भी हो सकता है। और इसमें मान लो क्यू चार्ज है और आर रेडियस है, एक तो ये आ गया। अब चलते हैं दूसरी बात। इसमें तुम्हें याद होगा ना, मैंने बताया था कि हम आर यूज करेंगे और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगी, क्यों? ये बताया था ना, आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगी, क्यों? ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तीसरी बात, तीसरा सुनो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनसाइड पॉइंट्स होंगे उसमें आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर होगी, सरफेस। आर इक्वल टू आर होगा, और आउटसाइड पॉइंट बताते हुए चलना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा जो है, आउटसाइड पॉइंट्स पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर होगी। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं है? यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब इनसाइड फॉर्मूले में
ये फॉर्मूला मैं तुम्हें ना एक बार दे चुका हूं बेटा पहले। E इक्वल टू याद करो, के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू छोटा आर। बताओ ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ पहले। याद है, ये फॉर्मूला मैं पहले दे चुका हूं बेटा, जो है ये हो गया। इसका मतलब ई की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू आर हो गई ना। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। बताओ कोई डाउट। ये तो अगर ई प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ क्या बनेगा बताओ, जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये ग्राफ मेरा इनसाइड किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर पे जाऊंगा तो आर की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब ई की वैल्यू जीरो होगी। बताते हुए चलना है बेटा, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जो है सेंटर पर ई आर की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू जीरो। और अगर मैं सरफेस पे जाऊंगा तो आर की वैल्यू कैपिटल आर और ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जरा चेक करना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा, बताओ जो है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा, ये बताओ जो है। इनसाइड फॉर्मूले के प्रूफ बाद में कर लेंगे, ध्यान रखना प्रूफ बाद में कर लेंगे। ये कह लो जो है, ये आ गया। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। आउटसाइड पॉइंट। आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मेरे ख्याल से तुम्हें ग्रेविटेशन याद होगा कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हम पूरे चार्ज को कहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, जरा बताओ बेटा जो है। ये बताओ आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हम पूरे के पूरे चार्ज को कहाँ पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, बताओ जो है। सेंटर पे। इसका मतलब हम पॉइंट चार्ज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बस हो गया। नहीं बताओ जो है। तो होल चार्ज कैन बी एज्यूम्ड, कैन बी एज्यूम्ड एट सेंटर एंड। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ई की जो वैल्यू आएगी वो के क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर हो जाएगी, बस हो गया। तो ये प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन जोशी याद रखना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना जो है। नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, भी ध्यान रखना मैग्नीट्यूड लिखा है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फिर अवे फ्रॉम सेंटर होगी ना। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो टूवर्ड सेंटर हो जाएगा। ये करिए।
कोई डाउट? ईशान बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, जो है इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ये कर, तो इसका थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करूंगा ना तो बेटा ऐसे आएंगे। देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें ऐसे लाइंस बनेंगे, ध्यान रखना। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें लाइंस ऐसे बनेंगी, इस टाइप की लाइंस ये। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करूं तो फिर कुछ इस टाइप से आएगा। ये ई का मैग्नीट्यूड है और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो पहले स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे होगा, बस ये कह लो। ये कैपिटल आर है, ये आर इक्वल टू 0 है और ये सेंटर पॉइंट है और ये सरफेस है। यहाँ पे ई की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू आर लिखा था बेटा, ये बता। और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होता, ये बता। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब समझ में आ गया ईशान? ये बता, अब समझ में आई बेटा बात, जो है क्यों स्ट्रेट लाइन है, जो है ये कह लेते जो है। और यहाँ पे बाय द वे कितनी वैल्यू थी, यहाँ पे सरफेस में हमने कितनी निकाली थी बता, जो है ए क्यू अपॉन r², ये निकाली ऐसे। अब हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, फिर से रिवीजन करेंगे। क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, इसमें रिवीजन भी होता है बेटा जरूरी, बताते हुए चलना, हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो। आज हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मेथड 1, मैग्नीट्यूड क्यूई, डायरेक्शन along E, अगर Q पॉजिटिव हो, क्यों? और अपोजिट टू E, अपोजिट टू E, अगर Q नेगेटिव हो। बताते हुए चलना बेटा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो। ये तो हमने पहली मेथड की थी, और मेथड 2 क्या की थी? आप सीधे F इक्वल टू क्यू ही लिख दो, बस हो गया। लेकिन अब के Q को विद साइन रखना है। एक तो ये आ गया, क्यों? एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर E यूनिफॉर्म है तो F यूनिफॉर्म आएगा, उससे A यूनिफॉर्म आएगा।
और उसमें फिर अगर 1D है तो v इक्वल टू u प्लस माइनस 80 कह लो। अगर 2D है तो प्रोजेक्टाइल हो गया। और अगर फिर 3D है तो फिर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख लेना v इक्वल टू u प्लस 80 एक्सेट्रा। जो सी बता, कोई कंफ्यूजन है बेटा? ये होता जो है कि अगर E की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी तो उससे फोर्स कांस्टेंट आएगा, उससे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। 1D है तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दोगे, 2D है तो प्रोजेक्टाइल टाइप का आ जाएगा, और अगर 3D है तो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ये कह लो। अब चलते हैं तीसरी बात। अब मैंने E निकालने के 3 मेथड्स बता दिए तुम्हें। नहीं है, E निकालने के 3 मेथड्स बता दिए। एक तो बता दिया कि F बाई क्यू कर देना, एक तुम्हें डिफरेंशिएशन ऑफ V बोला है, और एक आगे चल के हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। और मैंने तुमसे कहा कि 99% केसेस में हम लोग प्रूफ गॉस थ्योरम से कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा, नहीं बताओ जो है 99% केसेस में हम लोग प्रूफ कहाँ से कर लेंगे? गॉस थ्योरम से कर लेंगे। ये हो गया फोर्थ। उसके बाद मैंने पॉइंट चार्ज का बताया था। मेथड 1 क्या थी? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर होगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। अवे फ्रॉम चार्ज। अगर Q पॉजिटिव होगा, क्यों? और टूवर्ड चार्ज होगा अगर Q नेगेटिव होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना बेटा जो है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। मेथड 1 तो ये बताई थी, और मेथड 2 क्या बताई थी? कि तुम सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या कर दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कर दोगे k क्यूब अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, r एट P माइनस r एट Q कर दोगे। और डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि तुम कोऑर्डिनेट्स में बेटा डिफरेंस देख लेना, और फिर अंडरूट वो डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड कर दोगे। और उज्जवल इसमें कंफ्यूज हो गया था आर पी माइनस आर क्यू में। तो कुछ नहीं, तुम्हें पी में से क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, और उसके आगे आई कैप जे कैप और के कैप लगा देना, बस हो गया। ये कह लो जो है। तो मेथड 2 ये थी। उसके बाद एक हम सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज आए थे। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। और मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे का पूरा स्फीयर चार्ज का बना हुआ है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि लकड़ी का स्फीयर है उसमें चार्ज इंजेक्ट किया, वो नहीं है। तो उसमें इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था बेटा, ये बताओ? इनसाइड के लिए फॉर्मूला बनाया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, छोटा आर। और आउटसाइड के लिए क्या बनाया था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये तो था प्रोपोर्शनल टू आर, और ये था प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और
तुम्हें याद होगा इसका जो ग्राफ था वो ऐसे बना दिया था मैंने, पहले स्ट्रेट लाइन और फिर ये कह लो इस टाइप से बनाया था। और हाँ, एक चीज और रह गई थी इसमें, ये वाले में ना ई के मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ था वो ये बना था, ई वर्सेस आर, ये हो गया ऐसे था। हाँ हर्षवर्धन, बस ये है कि डेमो क्लासेस के बाद फिर इसी प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू रहेंगी, बट उस वो फिर उसके बाद केवल वही बच्चे वो कर पाएंगे, वो यूट्यूब में भी नहीं जाएंगी क्लासेस, वो क्लासेस यूट्यूब में भी नहीं जाएंगी, और वो वही बच्चे वो कर पाएंगे जो हमारे साथ फिर रजिस्टर हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इफ फोर्स देन फॉर्मूले के साथ चार्ज मल्टीप्लाई। मेरे को अभी समझ नहीं आया, तू पूछना क्या चाह रहा है? चल नेक्स्ट उस पर करते हैं, इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो इसको, हाँ तो सही तो है, एफ इक्वल टू क्यू में क्या है बेटा, जो है सीधी सीधी सी बात है। मैंने कहा तो सही, अगर तू एफ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है बेटा, जो है एफ को, समझ में आ गया? चल ठीक, तो इसको देख लेना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक? ओके, बाय एंड थैंक यू, बाय।